हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मस्ती में। देखिए, इस समय पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा चल रहा है दिल्ली में स्पेशली। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा बाहर खुले में ना घूमें और घर में रह के। तो अच्छा मौका है आपको अपनी पढ़ाई करने का। अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो इसलिए जो है घरों में ही रहें और ज़्यादा इधर उधर ना घूमें। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज का जो है हमारा टॉपिक है, तो जो हमने लास्ट क्लास में किया था, तो हम वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। और लेट्स सी कि उसमें हमने जो है जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है लॉ ऑफ सप्लाई पे छोड़ा था। इफ यू रिमेम्बर, कल मैंने बोला था, यानी लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि भाई ये एक बार में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आज हम कहते हैं करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। कि जो है लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, यानी कि पूर्ति का नियम। तो पूर्ति का नियम जो है इसको देख लेते हैं जी। तो इसमें क्या है कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि भाई ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस में और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में किसी कमोडिटी की जो प्रोड्यूस की जा रही है। तो अदर फैक्टर्स को इसमें जो है कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है, अदर फैक्टर जो होते हैं हमारे वो स्थिर रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यानी कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने से पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने से पूर्ति की मात्रा भी कम हो जाती है। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का नियम कहता है। यानी कि ये देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें, इस जगह पे देखिए इसमें कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, ये अगर हम देखें पी एक्स इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब हो गया सप्लाई एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, ये एक्स का मतलब है यहाँ पे, पी एक्स का मतलब कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज इंक्रीजिंग, दैट इम्प्लाइज कि सप्लाई ऑफ द क्वांटिटी कमोडिटी एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यानी कि अगर प्राइस बढ़ने पे भी सप्लाई बढ़ रही है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है, वो बिल्कुल भी उसकी प्राइस से जो है इत्तेफाक नहीं रखेगा। वो उसको तो बस प्राइस से प्रोडक्ट से मतलब है। फॉर एग्जांपल, जैसे कई बार मोबाइल फोन्स के अगर हम देखते हैं, और जो अच्छे खासे ब्रांडेड मोबाइल फोन है से एप्पल है, तो एप्पल की प्राइस बढ़ती चली जाती है लेकिन फिर भी उसकी सेल भी इंक्रीज हो रही है। अगर स्टार्टिंग में देखें तो उस तरीके से। अच्छा, अब ये प्राइस इज डिक्रीजिंग तो सेल इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम ये देखें कि प्राइस इज डिक्रीज अगर हो रही है तो सेल भी उसकी डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये उसके जो है कॉम्प्रोमाइज हो रहा है उसका जो है। अगर कोई जो है प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, उसकी प्राइस को डिक्रीज कर रहा है, तो उसकी क्वांटिटी उसकी सप्लाई भी जो है उसकी डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि, और ये आपस में भी इंटरलिंक्ड है, अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें कि अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस क्या होगी, वो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि प्राइस अगर कम होगी तो सप्लाई कम हो जाती है, और प्राइस अगर बढ़ती है तो ये बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई का नियम है। अब इसमें हम देख लेते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, इसमें और आगे देखते हैं इसको एक बार। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ responsiveness of quantity supplied of a commodity with reference to a change in price of the commodity. It is always positive due to the direct relationship between price and quantity supplied. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो रही है, सप्लाई की प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये हमेशा जो है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस की बात हो रही है ऑफ क्वांटिटी सप्लाई। यानी कि उस पर कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे क्वांटिटी है उसकी जो सप्लाई कर दी गई, उस पर कितना रेस्पॉन्स आ रहा है कमोडिटी की, with reference to a change in price of the commodity।
यानी कि अगर मान लीजिए हम उसकी जो है चेंज कर देते हैं कमोडिटी की प्राइस को, तो उसकी जो डिमांड में यानी उसकी सप्लाई में, सप्लाई तो उसी के अकॉर्डिंग होगी जैसे डिमांड होती चली जाएगी, तो सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है वो चीज है कि उस पर रेस्पॉन्स कितना आ रहा है उसकी सप्लाई पर। इट्स ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये भी पॉजिटिव होती है क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्यों डायरेक्ट है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई, तो डायरेक्ट हो रहा है ना। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक घट रही है तो दूसरी भी घट जा रही है। तो ये क्या हो गई? ये डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। अगर एक चीज बढ़ने पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी चीज जो है अगर वो घट रही है, या एक चीज के घटने पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी चीज बढ़ रही है, तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं, वो निगेटिवली हो जाता है, वो निगेटिव रिलेशनशिप हो जाता है। तो इसलिए इसमें बोला हुआ है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ये घटेगी बढ़ेगी नहीं। तो इस तरीके से जो है इसे प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं ऑफ सप्लाई। पहले हमने डिमांड पढ़ा था यूनिट वन फर्स्ट टर्म में, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होता है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो उसके जो है जितनी भी जो क्वांटिटी होती है, ये जो चेंज आ जाता है उस पर डिपेंड करता है। इसमें हम देख लेते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। ये देखिए, पूर्ति की कीमत लोच, हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया हुआ लेकिन घबराना नहीं है, उसमें मटेरियल सारा ही है। और इसमें बस थोड़ा सा आगे पीछे है इसके अंदर, बस वही है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो आज हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे और खत्म करते ही ये चैप्टर भी आपका, एक यूनिट भी ये भी खत्म हो जाएगी। तो इसमें जो बताया हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब हुआ? पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। तो यानी कि हमें किस में चेंज करना है, हमें किसको ऊपर रखना है? हमें चेंज सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड को ऊपर रखना है, यानी पूर्ति मात्रा, पूर्ति मात्रा को हमें ऊपर रखना है और चेंज इन प्राइस को नीचे रखना है। तो ये बेसिकली परसेंटेज चेंज की बात हो रही है। तो इसमें जो आएगा तो हमेशा क्या होगा? ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जैसे अभी हमने पढ़ा है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं जाएगा। ठीक है जी। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेसिकली थ्योरेटिकल है लेकिन थोड़ा सा एनालिटिकल है, यानी कि आपको जो है इनके डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है, इनके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से है, ज्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आप ध्यान से इसे करेंगे कर लेंगे आप सभी, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने तो हैं आप लोग भी पढ़े लिखे, 10th पास करके आए हैं, 11th में हैं, तो यू कैन डू इट, नो इश्यूज। तो मेथड्स फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अब इसके मेथड्स क्या है? पहला है परसेंटेज मेथड है इसमें हमारा। तो परसेंटेज मेथड के अंदर क्या जाता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वही वही है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे जो पढ़ा था ये वही चीज है। ठीक है जी। इसी को क्या हुआ, इसको थोड़ा सा क्वांटिफिकेशन क्वांटिफाइड तरीके से, यानी कि थोड़ा सा हमने इसको फॉर्मूले की शेप में रख दिया। मैंने बताया था आपको डेल्टा का क्या मतलब था, चेंज, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू। तो पी ऊपर आएगा और इनटू क्यू आएगा, ये परसेंटेज चेंज की वजह से है ये। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया जी, ये फॉर्मूला है पहला जो है, इसको निकालने का एक ही तरीका ये हो गया। और इसके बाद अगर हम आ जाते हैं दूसरा जो है, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई। अब देखिए, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई, तो क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई, अगर क्वांटिटी में परिवर्तन आता है सप्लाई की, तो उसके जो है सप्लाई में क्या परिवर्तन आ जाता है, ये है। तो इसमें पहला अगर हम देखें तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, ये देखिए, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बेसिकली क्या था, इसको हमने एस वाला कर्व लिया था, ये जो देख रहे हैं आप, ये एस कर्व है, ये वाला एस कर्व है। और इसमें अगर कोई चेंज आता है, सप्लाई में चेंज आता है, जैसे इसमें जो है अगर आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये है कॉन्ट्रैक्शन और ये है एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सप्लाई सिकुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब लिटरल मीनिंग होता है सिकुड़ना, यानी कि कम होना।
और एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। तो ये इधर अगर जा रहा है तो ये बढ़ रहा है, और अगर बैक आ रहा है तो यानी कॉन्ट्रैक्ट यानी कम हो रहा है। तो इसका मतलब है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्यों हो रहा है? जैसा मैंने बताया था, अभी हमने पढ़ा था प्राइस का, इसका सप्लाई का रूल है। क्या रूल है? अगर प्राइस बढ़ेगी क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी। अगर प्राइस डाउन जाएगी तो क्या होगा? ये भी सप्लाई भी डाउन जाएगी। ये पढ़ा था ना, तो ये वही चीज बताई कि अगर ये जो है अगर जो है हम इसमें ले लेते हैं प्राइस को, अगर देखिए तो यही है। यहाँ पे देखिए प्राइस कम आ रही है तो कॉन्ट्रेक्शन हो रही है सप्लाई की, और प्राइस ऊपर जा रही है तो ये क्या होता है? एक्सपेंशन हो रही है, ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है ना। तो ये यही चीज इसमें बताई हुई है। अब इसमें आ जाते हैं इसके अंदर जी, चेंज इन सप्लाई। ये तो क्वांटिटी की बात हो गई थी, अब इस चेंज इन सप्लाई में देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज है। तो इसमें यह है कि चेंज इन सप्लाई अगर हम बात करते हैं, या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, आपकी बात सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो रहा है, पूरा का पूरा कर्व। यहाँ तो अगर हम देखें तो इस जगह तो सप्लाई जो है कर्व ये एज इट इज था, इसमें खाली जो है क्या इसी के अंदर कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन हो रहा था। लेकिन अब की बार देखिए ये शिफ्ट हो रहा है, कौन सा? सप्लाई कर्व ही शिफ्ट होता चला जा रहा है। अब ये कैसे शिफ्ट हो रहा है इसको हम देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला है चेंज इन सप्लाई और शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, दैट इज इक्वल टू ड्यू टू द चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब इसके शिफ्ट होने का मतलब है कि जहां पे हमने यहाँ पे क्या लिया था, अगर आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो हमने लिया था, हमने लिया था अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, कांस्टेंट। ये देखते हैं, देख रहे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं रहे, ये इसमें भी चेंज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। मान लीजिए कहीं पीछे से प्लांट खराब हो गया, मान लीजिए पीछे से कहीं सप्लाई में दिक्कत आ गई, मान लीजिए कहीं किसी ने रोड ब्लॉक कर दी, कहीं आंदोलन हो गया, धरना प्रदर्शन हो गया। अब ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे तो कंट्रोल में नहीं है ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ये सारी चीजें जो है ये चेंज हो जाती है। तो अब क्या हो जाएगा इसमें भाई, पूरा शिफ्ट हो गया इसमें। किस में शिफ्ट हो गया? इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो इसकी जो सप्लाई की कर्व में ही शिफ्ट आ। तो अब हम इसी को स्टडी करेंगे कि भाई ये कैसे हो रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और एनलार्ज करके दिखा देता हूँ। हाँ ये देखिए, अब अगर आप ये देखेंगे तो एस एस नॉट कौन सा है? एस नॉट यानी एस जीरो जिसे हम कहते हैं एस वन, और एक एस वन पोजिशन है कर्व है, और एक एस टू पोजिशन वाला कर्व है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखिए, कौन सा वाला देखेंगे आप ये देखेंगे एक ये वाला, ये वाला, ये चीज, ये कर्व इधर जा रहा है। तो ये जब कर्व इधर शिफ्ट हो गया यानी कि इंक्रीज हो रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग। और जब S1 की तरफ जा रहा है तो यानी कि डिक्रीजिंग। अब ये डिक्रीजिंग क्या होगा? जब S1 S2 की तरफ जाएगा तो किधर जाएगा? देखो क्वांटिटी इधर बढ़ रही है ना, ये देखिए ये क्वांटिटी, क्वांटिटी इधर बढ़ती चली जा रही है और क्वांटिटी इधर घटती चली जा रही है। तो यानी कि सप्लाई साइड अगर हम देखेंगे तो सप्लाई साइड इधर की तरफ तो बढ़ रही है और इधर की तरफ घट रही है। और प्राइस, प्राइस में देखिए तो वही है, जैसे प्राइस बढ़ती है तो ये बढ़ता है, प्राइस घटता है तो घटती है। तो ये वही चीज है, लेकिन इसमें अदर फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने भी बताया कि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो ये उस वजह से सारा चेंज आ रहा है। इसको फर्दर और एनालाइज कर लेते हैं। इसकी एनालिसिस और आ जाती है हमारी कि इसकी फर्दर क्या एनालिसिस है। इसकी एनालिसिस ये है, अब ये देखिए यहाँ पर पहला है हमारा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और अपवर्ड मूवमेंट। वही चीज जो हमने किया था कि यानी कि अप अलोंग विद द सप्लाई कर्व विद व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। वही मैंने बताया था, देखिए जो हमारा लॉ है सप्लाई का उसी को ध्यान रखना है कि जब जब हमारा ये बढ़ता चला जाता है प्राइस तो उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई भी बढ़ती चली जाती है।
और जैसे जैसे हमारा प्राइस जो है घटता है तो ये घटती चली जाती है सप्लाई, है ना। तो ये वही चीज इसके अंदर भी बताई हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यही बात यहाँ भी बोली हुई है, विद सप्लाई कर व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट यानी कि जो बढ़ रहा है यानी एक्सपेंड हो रहा है, ये अपवर्ड मूवमेंट, ये एरो ऊपर की तरफ दिखाया है ना, यानी कि ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया। और ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन यानी डाउनवर्ड मूवमेंट। तो यही बात इसमें इन्होंने बताई हुई है। क्या बताई हुई है, इसको फिर से देख लेते हैं। घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल आराम से देखेंगे। देखिए आ जा भाई नीचे आ जा, थोड़ा सा बच्चों को देखना है। यस, आप देखिए इसके अंदर क्या है। अगर आप ये देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये अपवर्ड मूवमेंट along with the supply curve when price of commodity increases। ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया भाई, जब ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक जो है डाउनवर्ड मूवमेंट होगा जब नीचे होगा। अब कॉन्ट्रेक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन में क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट along with the supply curve when the price of commodity डिक्रीजेज। ये हो गई ना बात क्लियर, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत ही नहीं है भाई, सीधा सीधा है। अपवर्ड मूवमेंट क्या हो रहा है, जब प्राइस बढ़ रही है। डाउनवर्ड मूवमेंट क्या हो रहा है, जब डिक्रीज हो रहा है, नहीं कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात हो गई। अब उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं जी। आगे क्या है हमारा, आगे आ जाता है इसके अंदर जो है। अब ये दूसरे वाला कर्व हम स्टडी करेंगे कि दूसरे वाले में क्या बताया हुआ है। दूसरे वाले में ये बता रखा है कि इंक्रीज इन सप्लाई और राइट वर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। आप देखिए राइट वर्ड इंक्रीज इन सप्लाई, ये मैंने बताया था ना क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ये देखिए, तो इंक्रीज इन द सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व ही बढ़ गया, राइट वर्ड बजा रहा है, राइट वर्ड नहीं, नहीं आपके राइट साइड में जा रहा है, आपका जो लेफ्ट और राइट है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो राइट वर्ड शिफ्ट होता हो गया ये। तो राइट वर्ड ने सीधे हाथ की तरफ जा रहा है कर्व, यानी कि इसमें जो है ये कॉजेज, कॉजेज क्या होंगे अभी देखेंगे इसमें कॉजेज भी। और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द, और लेफ्ट वन, अब डिक्रीज इन द सप्लाई अगर ये इधर की तरफ चला तो यानी कि डिक्रीज इन सप्लाई जा रहा है। तो अब इसको हम स्टडी करते हैं कि इसके कॉजेस क्या हैं भाई, इसके क्या क्या कारण हैं। ये हम एक बार स्टडी कर लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। आइए जी इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या कारण हैं इसके, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रेक्शन यानी शिफ्ट हो रहा है और राइटवर्ड या लेफ्ट वर्ड। अब पहला है हमारा राइट वर्ड यानी बढ़ रहा है। तो फॉल इन द प्राइस ऑफ इनपुट। देखिए सबसे पहला कारण आ गया, जो इनपुट प्राइस था हमारा, यानी जो हमारा कच्चे माल की लागत थी उसकी प्राइस में कमी आ गई, जिससे वजह से क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई, है ना। और फॉल इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी प्राइस कम हो गई, जिससे जो सप्लाई बढ़ गई। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो पहले लोग जो रिजेक्ट कर दे रहे थे, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट कर दिया, उससे जो उसकी प्राइस बढ़ गई। उसके बाद इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स। उसके बाद अगर हम केवल कमोडिटी की बात करें तो उसको जो पहले जो मान लीजिए 10 फर्म बनाती थी, अब जो है उसको जो है 50 फर्म में बना रही हैं। अब जैसे अगर आप देखें पहले जो रोडों पे ई रिक्शा जो थे वो बहुत कम थे, तो उसमें जो नंबर ऑफ जो प्रोड्यूसर्स थे बहुत कम थे, धीरे धीरे काम करते रहे। फिर उसके बाद जैसे जैसे उनकी क्वांटिटी बढ़ी, उनकी संख्या बढ़ी है, इंक्रीज हुआ है उनका नंबर ऑफ फर्म्स में, देखिए अब क्वांटिटी बढ़ गई। फिर प्राइस जो है, प्राइस भी उनके हालांकि एस्केलेट हुए हैं, लेकिन यहाँ सप्लाई साइड क्या बढ़ रही है। तो इसमें से ये रीजन हो सकते हैं कि इनपुट प्राइस का कम होना, या जो है रिलेटेड गुड्स का फॉल आ जाना उसमें प्राइस में, या फिर उसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होना। पहले देखिए ओपन आते थे, अब टेक्नोलॉजी भी रिक्शाओं की जो है अच्छी खासी होती चली जा रही है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारा जो है रीजन है। अब उसके बाद डिक्रीज इन द सप्लाई, यानी कि किधर जा रहा है, ये लेफ्टवर्ड जा रहा है। अब लेफ्टवर्ड जा रहा है तो इसमें क्या रीजन आ गया, राइज इन द, अब जो जो रीजन इधर थे उसका जस्ट अपोजिट इधर हो जाएगा। क्या हुआ जी, राइज इन प्राइस ऑफ इनपुट, इनपुट प्राइस बढ़ गई। दूसरा क्या हुआ जी, राइज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स जो उससे संबंधित जो चीजें थी, बैटरी की प्राइस उसकी बढ़ गई, उसके जो है जो उसका ढांचा बनता है, पीछे जो है लोहा आता है, आयरन आता है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है जी। उसके बाद ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी अब जो है घटिया अगर यूज हो रही है तो वो भी कारण रहता है कि वो जो डाउन चला जाएगा। जैसे कि
नोकिया के फोन थे, पहले तो बहुत चले थे मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं लाया, बाहर हो गए। एचएमटी की घड़ियां थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ या समय के साथ अपने में परिवर्तन नहीं किया, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हुई, एचएमटी की घड़ी बाहर हो गई। अब कहीं मिलती है देखने को? नहीं मिलती है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, उसको बनाने वाली जो कंपनियां थी वो कम हो गई। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस तरीके से ये हमारा डिक्रीज आ जाता है इसमें। तो इस तरीके से ये आपका जो है इसमें ये कंप्लीट हो जाता है। और इसमें देख लेते हैं कि अगर कुछ और भी इसके अंदर जो है हिंदी मीडियम में और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अगर कुछ चीजें हैं तो उसको हम कर लेते हैं, है ना। अब जैसे ये है, ये वही चीज है, इसमें जो है ऑलरेडी हम इसमें डिस्कस कर ही चुके हैं, ये सारी चीजें, ये सारी चीज कर ही चुके हैं। अब ये आगे क्वेश्चंस की, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो एक पूर्ति वक्र के साथ ऊपर की ओर संचलन का कारण है ना। तो ऊपर की ओर संचलन का क्या कारण है, आप इसमें सोचिए और बताइए। ये एक तरह से होमवर्क है आज का। उसके बाद जब कुल संप्राप्ति अधिकतम होती है तो सीमा प्राप्ति कैसी होती है, न्यूनतम होती है, अधिकतम होती है, शून्य होती है, स्थिर होती है, ये भी आज का होमवर्क है, आप इसमें बताएंगे। जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दोनों बराबर हो तो पूर्ति की लोच कैसी होगी, एक से अधिक, एक से कम, एक के बराबर, शून्य के बराबर कैसी होगी। तो ये सारी चीजें जो है आप ये 3 सवाल जो है होमवर्क में करेंगे। ठीक है जी। तो ये आप सभी बच्चे जैसे करेंगे। अब मैं इंग्लिश मीडियम के लिए दोहरा देता हूँ। द कॉज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व इज, नंबर ए डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन प्राइस। क्या होता है इसे आप सोचिए और देखिए। फिर उसके बाद व्हेन टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमम, मार्जिनल 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 रिवेन्यू इज मैक्सिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, जीरो या कांस्टेंट, क्या होता है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, तो क्या होगा। ये आपको करना है होमवर्क में, और नहीं आता है तो आप नीचे जो है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू। ठीक है जी। तो कहीं कोई घबराने की बात है नहीं, ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो आज जो है हम यहीं तक रखते हैं। इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया। ठीक है, इसके जो है नोट्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को डाल दूंगा, और वहां से आप लोग इसको जरूर देख लें, और जरूर देख के इसमें पूरा कर लें। तो उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। और बेटा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन का असर हमारे लंग्स पे पड़ता है, यानी कि बहुत माइन्यूट पार्टिकल जो होते हैं हमारे छाती पर चिपक जाते हैं, हमारे लंग्स पर चिपक जाते हैं, जिससे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। और आपको पता ही है, अगर ब्रीदिंग सही से नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे शरीर को, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो वो जो है जो हमारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं उनको जो है सही से जो उनको मिलना चाहिए न्यूट्रिएंट वो नहीं मिलेंगे, और वो मरने लगेंगे। तो हमारी बॉडी जो है थोड़ी सी दिक्कत में आ जाएगी, हमें परेशानी होने लगेगी। तो इसलिए बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा बाहर ना घूमें, अपने घर में ही रहें। और इस तरह से जितने जो सर लोग बता रहे हैं, बाकी सारे टीचर्स कह रहे हैं, काम दे रहे हैं, उसको करिए। और ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है वो वर्क कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।